नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू कॉमर्स एक्सीलेंस एकेडमी विद निशा। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मस्ट डू टॉपिक। और आज हम इस टॉपिक को सिर्फ थियोरटिकल नहीं पढ़ेंगे, we will understand the concept, important formulas, tax treatment, numerical approach, weighted average cost of capital, and most important exam traps and MCQs. So by the end of this class, you should be able to answer what is cost of capital, why is it important, what is cost of equity, cost of debt, preference share capital, and most importantly, how do we calculate WACC, weighted average cost of capital. So let's start. मीनिंग ऑफ cost of capital। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, cost of capital क्या होता है? दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में cost of capital is the minimum rate of return that a firm must earn on its investment to maintain its market value। कंपनी जब डिफरेंट सोर्सेज से फंड रेज करती है जैसे डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, देन प्रोवाइडर ऑफ दीज फंड्स एक्सपेक्ट ए रिटर्न। सो कंपनी के लिए कैपिटल बिल्कुल भी फ्री नहीं होती। दैट रिक्वायर्ड रिटर्न बिकम्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हर्डल रेट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अ फर्म मस्ट अर्न एट लीस्ट इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर फर्म रिक्वायर्ड रेट से कम रिटर्न करती है देन अल्टीमेटली फर्म की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम और क्या कहते हैं, हर्डल रेट या फिर कट ऑफ रेट या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम कहते हैं। ठीक है, इशेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक और एंगल से समझिए। इट रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल। और सेकेंडली, इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल। इन्वेस्टर्स के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ cost of capital used as a benchmark or discount rate। ठीक है, और हेल्प इन इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ठीक है, अ फर्म मस्ट अर्न एटलीस्ट दिस रेट रिटर्न, अदरवाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल फॉल, जैसे हमने अभी पढ़ा है। मेजर कंपोनेंट्स देखते हैं हम। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये क्या रहने वाले हैं, इसके मेन कंपोनेंट रहने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। मतलब इनकी कॉस्ट हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाई इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट एवरी मेजर डिसीजन में इसका रोल होता है। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल वर्किंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कॉस्ट ऑफ। ठीक है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो कैपिटल बस्टिंग भी हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉमनली यूज एज ए डिस्काउंट रेट फॉर इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कि पैसा कहाँ खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, फाइनेंसिंग जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट एंड इक्विटी हो गया, और बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए। इन सभी डिसीजंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो cost of debt means the effective cost of borrowed funds to the firm। जो फर्म ने पैसा बोरो किया है, उधार लिया है, उसकी इफेक्टिव कॉस्ट, जैसे कि डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड अदर बोरोइंग्स हो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन डेट इज जनरली क्या होता है, टैक्स डिडक्टिबल होता है। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है अगर हम डेट रेज करते हैं।
Therefore we generally use after tax cost of debt and the basic relationship हम देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है दोस्तों, डेट इंटरेस्ट और डेट रिपेमेंट को कंफ्यूज मत करना। द इम्पोर्टेंट टैक्स एडवांटेज किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, विच ट्रेड्स दैट टैक्स एडवांटेज इन कैलकुलेटिंग आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो इरिडीमेबल वर्सेस रिडीमेबल डेट हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इरिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट इज डेट दैट डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड रिपेमेंट डेट अंडर इट्स टर्म। ठीक है, जिसकी रीपेमेंट डेट हमें अभी स्पेसिफाई नहीं है। सो इट्स कॉस्ट कैलकुलेशन प्राइमरली फोकस ऑन द रेलिवेंट इंटरेस्ट एंड नेट प्रोसीड्स रिलेशनशिप। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100। उसके बाद है हमारा रीडीमेबल डेट। रीडीमेबल डेट कौन सा होता है, डेट प्रीपेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। हमें पीरियड पता है, स्पेसिफाइड है, और उस पीरियड के बाद हमें उस डेट की पेमेंट करनी है। इट्स कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट, रिडेम्पशन अमाउंट एंड द टैक्स इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरबी। आरबी हमारा क्या रहने वाला है, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, डिवाइड कर देंगे हम एन से, नंबर ऑफ ईयर्स, और डिवाइड कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज इनटू 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ केसेस, डेट जो हमने पार पर इशू किए थे, डेट जो डिस्काउंट पर इशू किया है, डेट अगर प्रीमियम पर इशू किया है, तो इनकी कॉस्ट कैसे हम निकालेंगे। इफ डेट इज इशूड एट पार, तो नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी हमारी, फेस वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से। इंटरेस्ट रेट है 10%, टैक्स रेट है 30%, तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपीज का क्या है, डेट है। ठीक है, 100 रुपीज के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 इंटू 1 माइनस 0.30, तो कितना हो गया हमारा 7% हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला था। अब डेट को अगर इशू किया जाता है डिस्काउंट पर, ठीक है, जैसे कि फेस वैल्यू है 100 और इशू किस पर किया गया है 95 रुपीज पर, इंटरेस्ट और टैक्स रेट दी गई है, तो हम कैसे निकालेंगे, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 70%, 7, नेट प्रोसीड कितना हो रहा है हमें 95, तो 7 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 इज इक्वल टू 7.37%, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट होने वाला है हमारा डेट इशूड एट प्रीमियम। अगर हमने इशू किया है प्रीमियम पर, फेस वैल्यू थी 100 और इशू करें 105 पर, तो हमारा फॉर्मूले में क्या थोड़ा बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या रहने वाली है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, 7 डिवाइड बाई 105 इंटू 100 इज इक्वल टू 6.37%। ठीक है, तो इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड इशूड एट प्रीमियम। तो समरी देख लेते हैं, अगर हमने पार पर इशू किया है तो नेट प्रोसीड नॉर्मल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट हमारी नॉर्मल रहेगी, रीजन कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो नेट प्रोसीड हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ डेट हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो हमें कम पैसा मिल रहा है, नेट प्रोसीड कम है, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, नेट नेट प्रोसीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो हमारी नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कि हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, अगर डिस्काउंट डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो कॉस्ट बढ़ती है, अगर प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो कॉस्ट क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। तो ये सारा हमारा किसका था, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का सारा प्रोसीजर था। ठीक है, इरिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल डेट और इशूड
अगर हम करते हैं पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर, ये सब इसका रिलेशनशिप बताया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है? रेजिडुअल क्लेमेंट है। ठीक है, उनका रिटर्न कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स्ड नहीं होता, दैट्स वाई जनरली उनका हायर रिस्क होता है और हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इक्विटी हैज नो टैक्स एडवांटेज। इक्विटी डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मेथड्स हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। तो हमारे पास है डिविडेंड प्राइस मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी विद फ्लोटेशन कॉस्ट, रियलाइज यील्ड मेथड, CAPM मेथड। वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा डिविडेंड प्राइस और डिविडेंड यील्ड मेथड। बेस्ड है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर और करंट मार्केट प्राइस पर। तो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। जैसे डिविडेंड हम 12 रुपीज पे कर रहे हैं, 100 का हमारा क्या मार्केट प्राइस शेयर है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? 12/100 इज इक्वल टू 12%। यानी कंपनी के शेयर्स पर एक्सपेक्टेड डिविडेंड और करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला रहने वाला है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। व्हेन डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट, तो हम यूज करते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा क्या रहने वाला है? डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, सेम है डिविडेंड प्राइस मेथड की जैसे, प्लस इसमें क्या हमने ग्रोथ और ऐड कर दिया है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ, नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड। बेस्ड ऑफ अर्निंग पर शेयर, EPS पर बेस है एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमारे पास कितना आता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा EPS को हम डिवाइड कर देंगे करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, अर्निंग पर शेयर है हमारे पास 20, डिवाइड कर देंगे हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगा शेयर, जो हमारी है शेयर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी विद फ्लोटेशन कॉस्ट। हमने न्यू इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं और कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी हम बियर कर रहे हैं, तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करती है, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी को इंक्रीज कर देती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है? डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये सब सेम है पहले जैसी है, लेकिन बीच में ऐड हो जाएगा हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू 1 माइनस एफ, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ। नेक्स्ट मेथड है हमारा रियलाइज यील्ड मेथड। कंसीडर करता है द हिस्टोरिकल रिटर्न एक्चुअली अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, कितनी रिटर्न कमाई है, हिस्टोरिकली है, ये हिस्टोरिकल रियलाइज रिटर्न अप्रोच है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का? RF क्या है? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, जो रिप्रेजेंट करता है बीटा कोफिशिएंट मार्केट रिस्क को, इनटू RM एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस RF रिस्क फ्री रेट। तो RM माइनस RF रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट रिस्क प्रीमियम पर। तो RF हमें दिया है, बीटा दिया है और मार्केट रिटर्न दी है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी 15.6%। तो डिविडेंड मार्केट प्राइस क्या है? डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग पर शेयर डिवाइड कर देंगे मार्केट प्राइस, तो हमारा क्या आ जाएगा? अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, अगर हम मार्केट प्राइस डिवाइड कर रहे हैं बाय
मतलब डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं मार्केट प्राइस से तो डिविडेंड यील्ड मेथड, और ईपीएस को डिवाइड कर रहे हैं मार्केट प्राइस से तो अर्निंग यील्ड मेथड। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन सी होती हैं जिन्हें राइट मिलता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो उनका डिविडेंड भी जनरली क्या होता है, फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, टैक्स डिडक्टिबल नहीं होते, टैक्स बेनिफिट हमें नहीं मिलता, देयरफॉर नो टैक्स एडजस्टमेंट इज रियली मेड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज फिक्स इन नेचर, सोर्स है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल का, टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, इशूड एट डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो इंक्रीज होती है कॉस्ट, अगर प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो कॉस्ट डिक्रीज होती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैव रिडेम्पशन एडजस्टमेंट इन कॉस्ट। तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने की। इरीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर अगर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनकी हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये चार मेथड हम करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास इरीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जिसमें हमने पेमेंट नहीं करनी, अभी कोई फिक्स पीरियड हमारे को पास मेंशन नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड जितना हमने उनको दिया है डिवाइड बाय नेट प्रोसीड जितना हमें रिसीव हुआ है इनटू 100। अगर डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो हम क्या ले लेंगे, डिस्काउंट वैल्यू ले लेंगे जितना नेट प्रोसीड हमारा कितना हो जाएगा 95। अगर प्रीमियम पर इशू किया गया है तो जैसे कि 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, इशू किया है 105 पर, 5 रुपीज प्रीमियम हमें रिसीव हुए, तो सेम फॉर्मूला रहने वाला है, लेकिन नेट प्रोसीड की जगह क्या हो जाएगा, प्रीमियम प्राइस आ जाएगा 105 आ जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम करनी है हमने तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड प्लस आरबी रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और डिवाइड कर देंगे इनको इनकी एवरेज वैल्यू से, रिडेम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड की एवरेज वैल्यू से इनटू 100। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नो टैक्स एडजस्टमेंट बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, ठीक है। सेम जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेट में देखा था, एट पार पर इशू कर रहे हो तो नेट प्रोसीड इफेक्ट ऑन कॉस्ट, ठीक है, ये नॉर्मल रहेंगे। अगर डिस्काउंट पर हमने इशू किया है तो हमें नेट प्रोसीड कम रिसीव होगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम प्रीमियम पर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो नेट प्रोसीड हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। So preference dividend is not tax deductible, therefore cost of preference capital is calculated on before tax basis. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, अ कंपनी जनरली यूजेस मल्टीपल सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, कंपनी एक ही सोर्स को यूज नहीं कर रही, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कैपिटल को यूज कर रही है, जैसे कि डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। हर कॉस्ट का कॉस्ट डिफरेंस हो सकता है, सो ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल एवरेज नहीं निकालते, वी टेक द वेटेड एवरेज एंड दैट इज WACC, ठीक है, समीशन ऑफ वेट इनटू कॉस्ट। और कंसेप्चुअली हम ये भी लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस WE इंटू KE, मतलब कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग का वेट और कॉस्ट, हम ऐसे वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो वेट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑन मार्केट वैल्यू, किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज यूज एज अ, एक मिनट इसे मैं यूम कर देती हूँ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ WACC क्या है, इट इज यूज एज बेंचमार्क और हर्डल रेट फॉर इवेल्यूटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, क्योंकि हम क्या देखते हैं, अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पर हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, वेरियस प्रोजेक्ट्स को इवेल्यूएट करते हैं।
ये हेल्प करता है कैपिटल वर्किंग डिसीजन में। WACC हेल्प करता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को अटेन करने में। इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस वैल्यूएशन बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज एंड इट हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे डेट है, डेट का टोटल अमाउंट हमने जो रेज किया हुआ है 5 लाख है और कॉस्ट है 7% आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर हमने रेज किया हुआ टोटल 2 लाख रुपीज और 10% कॉस्ट है। इक्विटी शेयर 3 लाख रुपए है, 15% कॉस्ट है। रिटेन्ड अर्निंग ठीक है 12% कॉस्ट दिया गया है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे, जैसे कि डेट का, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, रिटेन्ड अर्निंग का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे डेट है 0.50% डेट का वेटेज है टोटल कैपिटल में इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। तो सभी हम प्रेफरेंस की, इक्विटी की, रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा WACC का जो वैल्यू निकल कर आया है वो कितना है 10%। मतलब कि हमने वेरियस सोर्सेज यूज किए हैं, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। इनके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 10% है। इंडिविजुअल अगर हम कॉस्ट देखते हैं, डेट की 7% है, प्रेफरेंस शेयर की 10% है, इक्विटी शेयर की 15% है और रिटेन्ड अर्निंग की 12% है। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी कैलकुलेट की है हमने 10%। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। सो ये हमें इसके बेस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं? द फर्म शुड अर्न रिटर्न ग्रेटर देन 10% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म और टू मीट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर 10% तो क्या है, कंपनी को कमाना ही कमाना है। इतनी रेट ऑफ रिटर्न तो कमाना ही कमाना है इन्वेस्टमेंट पर, ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बियर कर सकें। ठीक है, और इससे ज्यादा कमाना है ताकि मार्केट वैल्यू हमारी शेयर्स की अप जा सके। So WACC is weighted average of individual cost, after tax cost of that is used. Market value ways are generally more relevant. WACC is used as a discount rate, hurdle rate in financial decision making. Cost of capital के कुछ important facts हम देखते हैं। कुछ important facts को यहाँ पर नोट डाउन किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important है। तो फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्डल रेट और कट ऑफ रेट। डेट इंटरेस्ट क्या होता है? टैक्स डिडक्टिबल होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। रिटर्न अर्निंग आर नॉट कॉस्ट फ्री, कॉस्ट फ्री तो नहीं होता क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें रिटेन अर्निंग पर बियर करनी पड़ती है। Cost of debt at discount is higher than at par and cost of debt at premium is lower than at par। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं डेट को तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। नेक्स्ट है हमारा सेम रिडेम्पशन ऑफ एट प्रीमियम इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिडेम्पशन एट डिस्काउंट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्लोटेशन कॉस्ट जो इशू करने की कॉस्ट आती है, इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस तो रिप्रेजेंट करता है अर्निंग यील्ड मेथड को। डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस तो रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड यील्ड मेथड को। डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट इज यूज इन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और CAPM कंसीडर करता है सिस्टमेटिक रिस्क को। तो ये फॉर्मूला उसका रहने वाला है। नेक्स्ट है हायर बीटा। अगर बीटा ज्यादा है मतलब मार्केट रिस्क ज्यादा है तो हायर सिस्टमेटिक रिस्क एंड हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। WACC एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू वेट्स आर मोर रेलिवेंट देन बुक वैल्यू वेट्स फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। WACC is widely used as a benchmark as a discount rate in capital working and business valuation. Marginal cost of capital is the cost of raising an additional amount of capital। अगर additional amount of capital हम raise कर रहे हैं तो जो cost extra cost आती है वो क्या कहलाती है? marginal cost of capital कहलाती है। तो इसे आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, हमने उसे अपने कंसेप्ट में और
टेक्स्ट में दोबारा इसे क्या किया, इंक्लूड किया है, कवर कर लिया है। एक दोबारा से आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं। डिस्काउंट है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रीमियम मिल रहा है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। डेट इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स डिडक्टिबल होता है। प्रेफरेंस इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग डिडक्टिबल नहीं होता, टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। तो कुछ फॉर्मूलाज दोबारा ये लिखे हैं, सभी फॉर्मूलाज की एक समरी है। तो जो हमने पढ़ा है ये सारी क्या है, क्विक मेमोरी है, समरी है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। विच सोर्स ऑफ कैपिटल प्रोवाइड अ टैक्स शील्ड टू द फर्म। तो कौन टैक्स बेनिफिट हमें किस पर मिलता है, डेट पर मिलता है। अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय द मार्केट प्राइस शेयर। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, अर्निंग यील्ड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्लस जी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिविडेंड इशूड एट अ डिस्काउंट जनरली, अगर हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस डिविडेंड इज, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। सीएपीएम का फॉर्मूला रहने वाला है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। एट क्वेश्चन, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग हैव, तो रिटेन्ड अर्निंग की जीरो कॉस्ट तो नहीं होती, क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रेफर करता है, कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल रेज करने से जितनी ज्यादा कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ रही है, जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज कैलकुलेटेड एज बिफोर टैक्स कॉस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अगर बीटा इंक्रीज हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्क हमें ज्यादा बियर करना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रियलाइज रिटर्न। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, रियलाइज यील्ड मेथड। 40th क्वेश्चन, फ्लोटेशन कॉस्ट व्हाइल इश्यूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स। तो आंसर रहने वाला है सी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से इक्विटी की कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। विच ऑफ फॉर द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें ट्रू बताना है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज टैक्स डिडक्टिबल, रॉन्ग है हमारी स्टेटमेंट। इक्विटी डिविडेंड इज टैक्स डिडक्टिबल, नहीं, ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं होते। डेट इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, बिल्कुल सही है। रिटेन्ड अर्निंग हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल डिविडेंड इज कैलकुलेटेड एज। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी। तो डिविडेंड इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D0 डिवाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा, विच वेट इज कंसिडर्ड मोर रेलिवेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो आंसर रहने वाला है सी, मार्केट वैल्यू वेट। बुक वैल्यू से ज्यादा मार्केट वैल्यू वेट को ज्यादा क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। रिडेम्पशन ऑफ डेट एट ए प्रीमियम, अगर हम डेट को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर तो इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इशू किया आपने प्रीमियम पर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, कॉस्ट ऑफ हमारी डेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, इससे कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे टोटल 19 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट हो चुका है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो एमसीक्यूज भी ऑटोमेटिकली
become easier. और अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉमर्स विद निशा. लर्न concepts, track MCQs and achieve your goal. Keep learning, keep revising and keep practicing. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.